कि मेरी नानी आसनसोल में रहती थी पहले। बोगड़ा चट्टी नाम है एक जगह आसनसोल में, बोगड़ा चट्टी। मेरी नानी कोलियरी में गवर्नमेंट जॉब करती थी, जो कोयले का खदान होता है अच्छा अच्छा। उसमें काम करती थी। अभी इस टाइम पर कुछ साल पहले से ही मतलब वो ऊषा ग्राम में रहती हैं, मतलब रहती थी, अब प्रयागराज में मेरे साथ रहती हैं 2021 से। हुआ क्या कि मैं अपनी नानी का किस्सा क्यों बता रहा हूँ, लोग बहुत सारे ऐसे कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं, जहाँ पे भी गया नानी के साथ अगर पॉडकास्ट में करता हूँ, कि भाई आपकी नानी आपके साथ क्यों रहती है, आपके कोई मामा नहीं है या मौसी नहीं है क्या? मामा मेरे इकलौते एक ही मामा है और बाकी मौसी हैं 3-4। बल्लभगढ़ में रहती हैं, लुधियाना में, प्रयागराज में तो मैं रहता हूँ ऐसा। तो हुआ क्या कि मेरी नानी के साथ ऐसा मेरे मामा मामी ने किया था कि बेचारी मरते मरते बची थी वो। अच्छा, और ऐसा क्या कर खून दिया? की उल्टी उनको हुई, इतना हालत ख़राब हो गया था। उन्हीं के बेटे ने? उन्हीं के ही बेटे ने। और उनका फेस ना बिल्कुल आप ही के तरीके दिखता है। उनका नाम संतोष है। मेरे पास फ़ोटो नहीं, क्योंकि जब भी मैं आपकी वीडियो देखता था, जब आप हंसते ना, 2 कॉपी बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये मेरे मामा ही तो हैं। आपको तो बहुत गुस्सा आता होगा इन पे। भाई आप ना वो फोटो दे देना, हम लगा देंगे। हाँ। नानी का फ़ोटो मैं दिखाऊंगा। नहीं, जिनकी शक्ल इनसे मिलती है पर वो लगा उनके बिना पूछे कैसे लगा दे फोटो? नहीं, दिक्कत हो जाए फिर मेरे मामा को भी। लेकिन अब एक माँ है, वो क्या ही कर सकते। मैं तो बोला कि पुलिस केस कर दो, कहती नहीं नहीं बेटा, उसको जीने दो अपनी ज़िंदगी। हाँ, ऐसा है। अभी आप सुनोगे तो मुझे लगता है आप इमोशनल भी हो जाओगे, इतना खतरनाक कहानी है। बताओ भाई। अब जब ये सारी चीज़ें हुई ना कि मेरी नानी के साथ इतना हालत ख़राब हो गया, मैं किस तरीके लेके आया हूँ अपनी नानी को, वो आगे ही बताऊँगा आपको मैं। तो हुआ क्या कि अभी कई साल पहले की, जब मेरे मामा की जब शादी हुई, तो मेरी नानी ऊषा ग्राम में सेटल हुई रिटायरमेंट के बाद। उनके पास कई लाख रुपए का बॉन्ड था, रिटायरमेंट से अलग पैसा आता था। खुद गवर्नमेंट की तरफ से उनको खुद का मकान मिला था ऊषा ग्राम में, आसनसोल में जो है। शादी के जब मेरे मामा की शादी हुई, तो मेरे मामा इतना चाहते थे मेरी नानी को शादी के पहले ही, कि मुझे नहीं लगता है कि आज के ज़माने में कोई भी इंसान या कोई भी औलाद अपनी माँ को उतना प्यार करेगा, इतना ज़्यादा। क्योंकि मोहल्ले वाले खुद बोलते थे कि तुम्हारा बेटा तुमको कितना चाहता है। शादी के बाद भी ठीक था। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, मेरे मामा का बिहेवियर चेंज होने लगा। मेरे मामा इलेक्ट्रीशियन है, ड्यूटी पे जाते थे वो। जब भी वो आए तो पूछे, हाँ माँ तुमने खाना खाया या तबीयत सही है, जैसा नॉर्मली पूछता है बेटा अपनी माँ से, वैसा ही वो पूछते थे। नानी को भी अच्छा लगता था। लेकिन धीरे धीरे वो इतने रूडली वो बिहेव करने लगे और गुस्सा होने लगे कि न आते घर पे कुछ ना पूछे ना कुछ, सीधा घर पे चले जाए अपने रूम में। फिर ऐसा वक्त आ गया कि मेरे मामा और मामी दोनों गाली देने लगे, मेरी नानी को मारने लगे, इतना ज़्यादा परेशान करने लगे कि मतलब हैरान मेरी नानी कि ना मैंने कोई गलती की, ना मैंने कुछ बोला, तो ये मतलब मेरा बेटा अचानक पे चेंज कैसे हो गया। और अक्सर ऐसा होता है, लोग बोलते हैं शादी के बाद लड़का चेंज हो जाता है, ये तो कॉमन सी बात है भाई। लेकिन नहीं, जो बेटा अगर अपनी माँ से प्यार करता है तो वो कैसे अगर चेंज होगा, तो माँ के लिए तो यही लगेगा कि मेरे बेटे पे किया धरा गया है कुछ, तभी वो इतना चेंज हुआ। और उनको सबसे ज़्यादा डर मेरे मामा की सास से लगता था, डर। अच्छा। मेरी जो नानी का घर था, जो था उस मेरी मामी का जो ससुराल था, मतलब मायका, 2-2.5 किलोमीटर की गैपिंग पे था। ऐसा था कि वो अपने मायके चली जाती थी, हफ्ते में 1-2 बार जाती ही थी। तो नानी बताती थी कि जब भी मेरे मामा की सास आती थी, जैसा मैंने अभी आपको लुक बताया टोनही का, सेम टू सेम वैसा ही था। उनको नहीं पता था कि इनकी सास टोना टोटका करती थी। और आसनसोल में, बंगाल में ये सब तो कॉमन है कि टोना टोटका वहाँ पे बहुत भयंकर होता है। अब जब भी वो आती थी, नानी जैसे खाना खाएं, वो उनको बस देख भर ले तो बस उनको उल्टी दस्त होने लग जाते थे, तबीयत ख़राब हो जाती थी उनकी, कि मतलब वो मेरे से भी ज़्यादा एजेड है, इतना ये फुर्ती में कैसे रहती है, इतना एक्टिव कैसे रहती है मेरी नानी। क्योंकि पूरा घर का वो काम कराते थे मेरी नानी से, अकेली थी मेरी नानी। और मेरे मामा इतने वो हो गए कि ना बहनों को आते थे अपने घर बुलाते थे, ना राखी बंधवाते थे। मेरी जो सबसे छोटी मौसी जो फरीदाबाद में रहती हैं, वो आसनसोल जब गई राखी बांधने के लिए, तो उन्होंने घर से भगा दिया, कह रहे कि मुझे तुम लोग की ज़रूरत नहीं है, राखी वाखी मुझे नहीं बंधवाना। बगल में एक काकी माँ रहती थी, नानी के घर बगल में, जैसे हम लोग ताई जी और बड़ी मम्मी बोलते हैं, तो आसनसोल में, कोलकाता साइड में, वहाँ पे बोलते हैं काकी माँ।
तो जो नानी की एज की थी वो, तो सब उनको काकी माँ बोलते थे। तो काकी माँ ने मेरी मौसी को बुलाया कि तुम्हारा भाई पूरी तरीके से बदल चुका है और तुम्हारी माँ से ये बहुत काम कराता है। तो उन्होंने कहा कि अब अगर तुम अपना नंबर दे सको तो दे दो, कभी कदार जब तुम्हारे भैया भाभी जब चले जाएंगे तो हम बात करा देंगे। तो उन्होंने मेरा नंबर और अपना नंबर दिया था। जब भी नानी की तबीयत ख़राब होती तो काली माँ का जो भभूत होता और जो फूल होता वो नानी को देती और उसको प्रसाद के रूप में जैसे ही ग्रहण करती वो सही हो जाता। धीरे धीरे ऐसे ही मतलब हालत ख़राब होती गई। मेरे मामा एकदम इतना चेंज हो गए कि नानी ने कहा कि चलो मेरी किस्मत में जो लिखा है, कर्म हमने शायद जो किया होगा वही मिल रहा है। फिर डर का जो सिलसिला चालू हुआ यहाँ से कि एक रात जब मेरी नानी सो रही थी, गर्मी का टाइम था, रूम ऐसा था कि बगल में नानी अकेले सोती थी। भाई मैं जाके देखा हूँ उनका हालत ऐसा मेरे मामा मामी ने कर रखा था कि मैं तो रो दिया था देख के। आप फ़ोटो देखोगे उनकी उस टाइम की और अभी की, आप खुद कहोगे कि भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब नानी बताई कि उधर साइड मतलब एक साइड में वो अकेली नानी सोती थी, एकदम डिम लाइट जलता था और बगल वाले रूम में मेरे मामा मामी सोते थे। पानी रात को पीने के टाइम की जब वो उठी तो देखा पानी नहीं था। किचन में जाने के लिए बीच में मेरे मामा मामी का रूम पड़ता था, तो डोर खुला हुआ था। नानी ने क्या देखा कि मामा अकेले सो रहे हैं, मामी है नहीं रूम पे। उनको शक तो पहले ही से था कि मेरी बहू कुछ ना कुछ तो कर रही है ये। अब उनको छत के ऊपर जो फ्लोर पे जो दूसरा रूम था वहाँ पे किसी को भी जाने का अलाउड ही नहीं था। मेरी मामी के अलावा वहाँ पे कोई नहीं जानता था, मेरे मामा भी नहीं जाते थे और नानी तो बहुत दूर की बात है। चाबी हमेशा वो अपने पास रखती थी लॉक करके। तो नानी जब डरते डरते जब गई तो जो की होल होता है उसमें से देखा कि मेरी मामी पूरा कपड़े, बताया कि ये सब जो भी होते कपड़े उतार के ही करती हैं ये सब तंत्र विद्या। कपड़े उतार कर पूरे बाल खुले हुए, सामने एक लोहे की अलमारी रखी है छोटी सी, लोहे की अलमारी में कोई लोहे की चीज़ थी। अब वो मूर्ति थी कि क्या चीज़ था नानी डर के मारे देखी नहीं, बट वो उस पर पूरा सिंदूर से वो पूरा भरा हुआ था वो, और ज़ोर ज़ोर से एकदम हिले जा रही हैं और पता नहीं क्या क्या पढ़े जा रही हैं। अब नानी को समझ में आ गया कि ये मेरे बेटे पे ज़रूर कुछ कर धर रही है, माँ बेटी दोनों मिलके। तंत्री हो रहा है कोई तगड़ा वाला। तो उसके बाद ये हुआ कि नानी ने कहा कि मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए, नहीं तो अगर ये इसको पता चल गया तो ये तो भाई मेरा काम तो 35 कर देगी इधर ही। नानी डरते डरते नीचे गई, बेचारी रात भर नहीं सोई। अपना वो जब दूसरे दिन उठी तो मामी को देख के और डर गई कि भाई पहले से वो डरती थी और ऐसा भयानक रूप देख लिया तो उनकी और हालत ख़राब। मामा मेरे ड्यूटी पे चले गए। मामी मेरी बोली कि और एक चीज़ और है मैं आपको बताऊं, जैसे हर एक तंत्र विद्या का ना एक वैलिडिटी होती है, उसको बार बार रिन्यू करना पड़ता है। मेरे मामा का जो बिहेवियर था, जब धीरे धीरे नानी की तरफ वापस से लगाव होने लगे तो मेरी मामी नोटिस करती और उसी दिन ही मायके जाती और मायके से नानी बताती कि वो क्या बोलते हैं उसको, मिश्री और मूंगफली और एक इलायची दाना ये ला के उसको प्रसाद के रूप में देती, और जब खा लेते मेरे मामा उनका माइंड फिर से वैसा ही हो जाता, फिर से मूड चेंज और रवैया बदल गया। फिर हाँ पूरा रवैया। मेरी नानी खुद बताती थी कि ऐसा हो जाता था। अब उस दिन क्या हुआ कि जो मेरी मामी थी ऐसा बोली कि सुन बुढ़िया, मैं जा रही हूँ अपने मायके, घर का सारा काम कर लियो। और मामा मेरी ड्यूटी वो सीधा रात को 8 साढ़े 8 बजे जाते थे और मामी भी वैसा ही पूरा दिन अपना वो रहे। अब भाई ना तो वो उनको खाना दें, जो मेरे मामा और मामी जूठा छोड़ देते थे, बेचारी उसमें से खाना निकाल के खाती थी मेरी नानी। इतना ज़्यादा बुरा कंडीशन था। और जो बेचारे जो पड़ोसी थे, पड़ोसी तक इतना कि उनको चुपके से पन्नी में रोटी सब्जी ये सब देते थे खाने के लिए। यहाँ तक कि मतलब जब मुझे बताया मैं रोने टाइप का, ऐसा मैं गया जैसे कोई कुत्ता होता है। मैं गया नानी के जब घर तो भाई साहब खाना ऐसे रखा, मेरा खाना निकाल दिया, कहे कि सूरज खाओ तुम। मैंने कहा नहीं मामा, नानी को तो खाना दे दो। कह रहे खा लेगी वो। भाई उसमें कटोरे में खाना रख के ऐसे फेंक के दे रहे थे खाना, कह रहे लो खा लो। आप ही आगे हुआ मेरे आगे मैं मतलब भाई मतलब मैं बता रहा हूँ, मेरे आँख में अभी भी आंसू आ जाए। मतलब उस टाइम मैंने देखा, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई बेटा अपनी माँ के साथ मतलब इतना ज़्यादा बुरा कैसे कर सकता है भाई। सही बात है। मतलब कुछ नहीं, मैं बोल नहीं पा रहा भाई। मतलब मैं अपनी नानी से इतना प्यार करता हूँ भाई कि
मुझे आज भी ऐसा लगता है कि वो कहाँ कहाँ मतलब। कोई नहीं भाई। कोई नहीं, पानी पी लो चलो आप पहले। नहीं नहीं भाई, तो जब जब उनके साथ ये हो रहा था वो आपसे टच में नहीं थी नहीं थी बिल्कुल भी? टच में। अच्छा। जब वो सारी चीज़ें हुई ना नानी के साथ, तो नानी ने बताया कि अब जब वो मतलब मेरी जब मामी चली गई थी मायके, तो पूरा घर का काम वो करती थी। बेचारे जो पड़ोसी थे वो तक डरते थे मेरी मामी से, क्योंकि बहुत कलेश वो करती थी। और इतना ज़्यादा कि डर डर के बेचारे जो पड़ोसी होती थी, जब मैं गया तो बोलते थे बेटा अपनी नानी को यहाँ से लेके चले जाओ, नहीं तो ये मार डालेंगे तुम्हारी नानी को। मामी, मेनली मामी थी जो मामी जो डेंजर थी, मामा तो बस वो शैतान। हुकुम का इक्का है, बोलते ना बस इशारे, जाओ वहाँ जाओ यहाँ जाओ। मामा पे वशीकरण हो गया हाँ प्रॉपर। हाँ। तो हुआ ये कि जब नानी बता रही थी कि जब मैं उनके रूम का पोछा लगा रही थी, जो बेड था, बेड का जो चारों पावा होता है, पिलर होता है 4, उसमें ना थोड़ा स्पेस था। नानी पोछा लगाते लगाते क्या देखती कि उसमें कुछ कपड़ा लपेट के अंदर वो ठूसा गया है। उन्होंने कहा ये कपड़ा कैसा है? वो कपड़ा जब निकाला तो भाई वो पीरियड का कपड़ा था, जो पीरियड में यूज़ होता है वो कपड़ा, और उसमें पूरा पीरियड का ब्लड लगा हुआ। और सबसे ख़तरनाक बात ये कि उसमें मेरे मामा की फ़ोटो लपेटी हुई थी। ओ। इतना ख़तरनाक। बहुत खतरनाक मैजिक कर रखा है। और ये चारों उसमें ही था? चारों एक साइड में, एक ही पावे में था। पोछा लगाते जब गई तो देखा कि उसमें ही मामा की पूरी फ़ोटो एकदम लपेटी हुई। नानी के हाथ से मतलब वो चीज़ गिरा, वो समझ गई कि मेरे बेटे ये ज़रूर टोना टोटका कंफर्म है कि ये कर रही है। और जैसे जब मामी चली जाती थी अपने मायके, तो नानी उस कमरे में नहीं जाके नहीं, देख। वो लॉक रहता था ना, वो चाबी अपने पास ही वो लेके जाती थी। जहाँ नीचे सोते थे बेड पे, जहाँ मामा मामी सोते थे उसी बेड पे ही उन्होंने रख रखा था ऐसा। ओके। अब जैसे कोई सामान है, अब जैसे वो चुपचाप वैसे ही रख दी और बाहर वो बैठी थी। शाम को जब मामी घर आई तो बड़ा गुस्से से देख रही थी, जैसे लग रहा है उनको पता चल गया। अब जैसे ये मैंने मोबाइल रखा मैंने यहाँ पे, थोड़ी देर के बाद जब मैं आया और मेरा मोबाइल अगर ऐसे, तो मुझे पता चल जाए ना भाई किसी ने छेड़ा है, तो वैसा ही उनको पता चल गया कि किसी ने कि छेड़खानी किसी ने करी है। छुआ है और इस बुढ़िया के अलावा और कोई नहीं कर सकता। उस दिन के बाद से मेरी नानी की हालत जो ख़राब हुई, रात को ही नानी के साथ उन्होंने क्या किया कि वही मंत्र पढ़ना फूंकना स्टार्ट कर दिया। नानी ने बताया कि जब मैं सो रही थी तो ऐसा लगा कोई मेरे माथे को सहला रहा है धीरे धीरे, और कोई पढ़ पढ़ के फूके जा रहा है। आँख खुली तो देखा कि मेरी मामी मंत्र पढ़ पढ़ के फूके जा रही हैं। और जैसे जैसे वो फूक रही है, आप कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, मेरे साथ भी हुआ ऐसा कि अब जैसे मैं हूँ, मैं इत्र बहुत लगाता हूँ मैं, मेरी फैमिली बहुत मना करती है। और अभी कुछ दिन पहले ही मतलब एक है फीमेल एंटिटी, वो मेरे पीछे पड़ गई थी। अरे उस चित्र से? ये मालूम कैसे पड़ा आपको कि एक फीमेल एंटिटी आ गई है? क्यों? क्योंकि आप भाई आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं अकेले सोता हूँ, मेरी आदत है, साथ में मैं नहीं सोता, अकेले सोता हूँ रूम में। स्टूडियो सामने है, स्टूडियो में काम किया, स्टूडियो में सो गया। उस टाइम पर ऐसा लगता था मुझे कि कोई मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा है। पहले ऐसा नींद में भी ऐसा होता नहीं कि हम सोते सोते ऐसा लगता है गिर गए, तो वो वाला नहीं, कोई ऐसा लगे कि मेरी पीठ पे बैठा हुआ है। और हर टाइम ऐसा लग रहा था उस टाइम कोई बुला रहा है, कि मतलब मेरे मन में बार बार ये आ रही थी बात कि हाँ आओ बैठो मेरे पास बैठो, बात करो, ये बोलने का मेरा बार बार मन कर रहा था। अच्छा, मतलब आप खुद से बोल खुद से रहे ही, थे? हाँ, खुद से ये फील होता था। और अच्छा। मतलब आँख जब भी मैं बंद करूँ तो मतलब ऐसे ऐसे मतलब एकदम एक जगह स्टेबल ही ना रहे, पूरी बॉडी कभी एकदम ऐसा लगे कि मेरी पूरी बॉडी का पूरा एकदम वेट एकदम हल्का हो गया, फिर अचानक एकदम भारी हो गया। तो ये पोजीशन जब होता है, या जब कोई निगेटिव एंटिटी जब आपके आसपास होती है, कुछ बुरा नहीं कर पाई, लेकिन वो आपके साथ ही साथ घूमती रहती है, मौका ढूंढती रहती। ढूंढती है। और मैं अच्छा हुआ नहीं बोला कि हाँ मेरे पास आके बैठो, क्योंकि ये एक तरीके से उनको बुलाने का एक रास्ता खुल जाता है कि तुमने खुद ही बुलावा दे दिया। हाँ। और आपने फिर कैसे वो ये मिला? मतलब जो मेरे यहाँ दादाजी आते हैं, पॉडकास्ट जो करते हैं, वो ये सब जानते हैं अच्छे से। जब वो आए तो वो देख के ही बता देंगे कि आपके साथ ये एंटिटी है। अच्छा। तो फिर उन्होंने बताया कि बेटा जो वो लड़की है वो तुम्हारे इत्र के चक्कर में ही तुम्हारे पीछे पड़ी है, और ऐसा ऐसा बात है। तो मैंने उन्हें पूरी घटना बताई, तब कहा कि कोई बात नहीं। तो
जो पानी वानी होता है फूका वो उसको पिलाया, तो अभी तो फिलहाल सही है। अब नहीं है मतलब, अभी तो नहीं है तुम्हारे पीछे? नहीं 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 भाई नहीं। यहाँ तो नहीं लिया है रात रात कभी, को निकल गया। हमारे परफ्यूम से भी हो परफ्यूम लगा के ये होता है ना मोस्टली। मैं दोपहर का टाइम था, मैं जहाँ वहाँ पे क्या है ना, मर्डर वर्डर काफ़ी हो रखा था, मैं उधर ही साइड से अपना जा रहा था अपने छोटे भाई के साथ, बस उधर ही से पकड़ लिया। 2 बार पकड़ा मुझे, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा तीसरी बार मत जाओ, नहीं तीसरी बार लपेटे में आ जाओगे फिर, तो मैं नहीं गया फिर। तो भाई नानी नानी की वाला किस्सा आता है। तो उनका जब ये सारा किस्सा हुआ ना, 5 मिनट के बाद नानी अचानक पे गायब, मतलब जो मामी थी वो गायब हो गई, और देखा रूम में कोई नहीं, डर के मारे वो बेचारी बैठी हुई। दूसरे दिन क्या हुआ कि मामी आ गई, मतलब मामी की जो मम्मी थी यानी कि मेरे मामा की सास, वो आ गई। मतलब ऐसा था कि उन्होंने बता दिया कि इस बुढ़िया ने देख लिया कुछ, अब उससे इसका मालूम पड़ करो। गया वहाँ। हाँ, अब भाई इतना ज़्यादा उसके साथ मतलब नानी के साथ किया गया कि बेचारी बता रही थी कि उल्टी, एक तो उनको देख के ही दहशत मच गई, ऊपर से पता नहीं क्या उनको किया कि वो उल्टी पे उल्टी किए जा रही, दस्त उनको लगे और पूरा खून की उल्टी होने लगी थी। और मेरी नानी बोलती बेटा हमको 2 खुराक दवा तो दिला दो, कहते अरे बुढ़िया तू मर जा, किसी काम की नहीं है। यहाँ तक कि उनको मिट्टी के तेल से जलाने की भी कोशिश की गई थी नानी को, पूरा मिट्टी का तेल भी डाल दिया था, पड़ोसी ना बचाते तो वो बेचारी आज जिंदा भी नहीं होती। ऐसा उनके साथ हुआ था। फिर मेरे मामा, मेरी मामी और उनके ससुराल वाले घूमने निकल गए। नानी बोली बेटा दवा तो कम से कम दिला दो, कह रहे कोई बात नहीं, पड़ी रहो, मर जाओगी, कोई दिक्कत नहीं। पड़ोस में जो काकी माँ थी वहाँ पे वो दौड़ते हुए गई, मेरी नानी बोली कि मेरे नाती के पास फ़ोन लगा दो, मुझे बस यहाँ से निकाल दो। नानी ने जब फ़ोन किया उस टाइम पर मतलब इतना वो बेचारी रोई, कह रही बेटा, वो बिहारी हैं, बोलती बबुआ हमरा के यहाँ से लेके चल जा, नहीं तो ये मामा मामी हमरा के मार डली हैं, ऐसा वो बोली। मैं कहा नानी आप चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ बस। मैं ट्रेन पकड़ा, 1-2 दिन के अंदर गया। मामा देखे हैरान, कह रहे बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं कहा अरे मामा मेरे ताई जी के लड़के की शादी है, एक बुजुर्ग आदमी होना ज़रूरी है, पंडित ने बोला, तो मैं 1 हफ्ते बाद इनको वापस छोड़ दूंगा। कह रहे नहीं यार, नहीं नहीं, घर का काम कौन करेगा। मैंने फिर तुरंत मतलब रिटर्न टिकट ऐसे फर्जी बुक कर रखा था प्रूफ के लिए कि इनको दिखा दूं कि हाँ भाई मैं इनको वापस वापस आएंगे। छोड़ दूंगा। हाँ, मामी को भी बताया, मामा को भी बताया, तो कह रहे ठीक है अच्छा छोड़ देना सूरज ज़रूर। मेरे मामा, मैं बोलना चाहूँगा इतने गलीच, इतने घटिया इंसान हैं, उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट उनका ले लिया, सारा डॉक्यूमेंट, कि कहीं ये लालच में तो नहीं लेके जा रहा। अच्छा। और मेरी नानी बताती कि उनको होश ही नहीं था, उनका पूरा मकान, उनका पूरा बॉन्ड सब कुछ अपने नाम करा लिया, बस एक नौकरानी के तौर पे उनको रखा था। मैंने मन में यही सोचा कि मतलब कैसे, मतलब गलीच बेटे, कितने नीच बेटे हैं कि जो टेम्परेरी है, धन दौलत पैसा ये सब मकान ये टेम्परेरी है, जो असली धन है वो माँ है। जब आप उनको छोड़ के आप ये इसके पीछे भाग रहे हो तो फिर आपका क्या ही होगा। क्योंकि देखिए हर रिश्ते में सबके पास सेकंड ऑप्शन होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, छोड़ दिया, दूसरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिल जाएगा, पत्नी मर गई, दूसरा पति मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप के पास क्या होता है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। जब बेटा या बेटी छोड़ देते हैं तो किसी वो दूसरा या बेटा या बेटी नहीं बनाते, फिर उनको कोई प्यार नहीं कर पाता वो। तो ये चीज़ है। मैं नानी को लेके आया, नानी ने स्टेशन पे सिर्फ मेरे भरोसे आई, कही कि बबुआ तू कसम खा हमारे सर पे हाथ रख के कि जब तक हम मरेंगे नहीं, यानी जब तक हम जिंदा हैं, हमारे मरते दम तक तुम मेरा साथ दोगे, ना हम तुम्हारे मम्मी पापा के भरोसे जा रहे हैं ना कुछ। मेरे पापा भी, पूरी फैमिली उनको इतना प्यार करती है कि क्या मैं बताऊं, लेकिन मेरे को ज़्यादा वो प्यार करती हैं और वो मेरे ही भरोसे टिकी हुई हैं। तो आज मैं आप लोग के पास जो बैठा हूँ, आज उन्हीं लोग के आशीर्वाद से, अपने मम्मी पापा नानी के आशीर्वाद से मैं यहाँ पे बैठा हूँ कि एक टाइम पे आप लोग को देखता था और आज मैं आप लोग के साथ बैठ के यहाँ कर रहा हूँ। मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा उस टाइम की, मेरी नानी की हालत। ये देखिए 21 फरवरी 2021 को मैं लेने गया था, ये मेरी नानी की हालत है। उस टाइम पर इतना ज़्यादा कर दिया गया था। ये बगल वाली मेरी मामा की बेटी है। और और ये तो अभी बहुत मैं ही आपको- ज्यादा। अब तो मामा की जो पहले बच्ची ये देख लीजिए आप भी कि उस टाइम पर उनकी क्या हालत थी। मेरी नानी जब मुझे देखी तो बोली कि बेटा हमको एक उम्मीद मिल गई कि हाँ हम बच सकते हैं, नहीं तो बोली हम तो हार ही चुके थे। और अब की मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ नानी का, आप खुद देखो भाई एकदम चेंज हो गई। ये देखिए अरे वाह। डेट, आप देखिए डेट भी ये रिसेंटली का है, फरवरी का।
ये तो पूरा ही चेंज आ गया भाई। तो फिर ये देखिए, आप भी देखिए, ये चेंज आया उस टाइम पे और इस टाइम पे, कि प्यार की जरूरत होती है माँ बाप। भाई पता चल रहा है यार पिछली वाली फोटो देख के तो कि आप क्या पिछली हालत है। फोटो और अभी की फोटो देखिए, उनकी हालत इतनी, आप फोटो चाहे तो आप लगा भी देना कि आप उस टाइम पे और अभी के टाइम पे, क्योंकि सिर्फ उनको प्यार चाहिए। अब दाल रोटी दो खाने को, लेकिन उनको प्यार करो, क्योंकि बूढ़े होने के बाद माँ बाप के पास सिर्फ आप बच्चे उनका सहारा होते हैं और कोई दूसरा नहीं होता। जब बच्चे इतना घटिया हरकत करते हैं तो फिर उनका दिल टूट जाता है। इस दौरान जैसे दादी को, नानी को ये मालूम था कि मामी ब्लैक मैजिक कर रही है, हाँ। तो उनका जो बेटा है, मतलब तुम्हारे मामा, वशीकरण हो रखा है उन पे। हाँ, अभी भी वैसे ही है। वैसे ही एकदम इतना अच्छा वो डांस करते थे, मेरी मम्मी बताती थी, कई कई टूर्नामेंट में गए। आज मतलब वशीकरण होने को इतना जैसे पागल की तरीके वो हो गए, नौकर की तरीके, बस गए पैसा कमाए, घर आए, खाए पिए, सो गए। ऐसा हो गया, जितना स्टाइलिश थे वो। बात होती है उनसे? नहीं, मैं ब्लॉक कर दिया मैंने। जब एक हफ्ता बीत गया, कह रहे अरे बेटा नानी को भेज दो। मैं कहा कौन, कहाँ, रॉन्ग नंबर है ये, ब्लॉक कर दिया मैंने। ऐसे सही। आपके घर पे नहीं करा आपकी मदर को? नहीं आपके नहीं, कुछ नहीं। दोबारा फिर उन्होंने कॉल ही नहीं किया। एक बार और फिर कभी कोशिश भी नहीं करी कि वो नहीं। आए हो या ऐसा और कुछ जबकि नहीं? वो घर अच्छे से जानते मेरा, कई बार वो आ चुके हैं। जब अननोन नंबर से किया, गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि हाँ भाई सूरज ही बोल रहा हूँ। कह रहे कि अरे तुम नानी को लेके गए धोखे से, अब कब वापस करोगे, नानी को वहाँ छोड़ोगे? मैं कहा मैं नहीं छोड़ूंगा नानी को वापस, अब ये इधर ही रहेंगी। नानी के पास फ़ोन जब कहा, अच्छा मेरी माँ से एक बार बात करो। मैं कहा चलो भाई बात करा दे, शायद कुछ चेंजेस आ गए हों। नानी से बात कराए तो क्या बोल रहे हैं कि हाँ वहाँ पे खूब मौज कर रही हो ना, करो तुम मौज, तुम्हारे मरने के बाद भी हम नहीं आएंगे, तुमको देखने तक नहीं आएंगे। एक हफ्ते तक मेरी नानी एकदम बीमार हो गई थी। एक बेटे के मुंह से जब अपनी माँ के लिए ऐसा निकले कि जाओ तुम मरो, तुम्हारे कब्र पे भी या तुमको देखने तक नहीं आएंगे, एक हफ्ते तक थी। आज ऐसा हो गया कंडीशन कि इतना मैं उनको हंसाता हूँ, इतना कि उनको मामा की कोई याद ही नहीं आती। ऐसा था। नहीं जो नहीं भी हुआ भाई, आज उन्हीं की वजह से भाई हुआ। बहुत अच्छा करा आपने उनको। आप और आज भी मतलब हमेशा उनकी सेवा करता आया हूँ और करता ही रहूँगा। भाई ऐसे ही सेवा करते रहो और तरक्की करते ही रहोगे, आप बड़ों का आशीर्वाद तरक्की रही रह। कि आप लोग के साथ मैं बैठा हूँ। अरे भाई सबसे बड़ी तरक्की मेरे लिए यही है। अभी तो बहुत आगे जाओगे भाई, आप बहुत साफ दिल के आदमी हो और बहुत ही बढ़िया आपने ये काम करा। और हम तो यही चाहेंगे भाई किसी के साथ ऐसा हो ना, पहली बात तो। और उन वो भी आंटी अच्छी थी, जो पड़ोसी आंटी थी जिन्होंने फ़ोन कर दिया आपको, हमेशा वरना तो। तारीफ करते हैं, बीच बीच में बात भी करता रहता हूँ। पूछती है कि बेटा नानी कैसी है? मैं कहा बढ़िया है। नानी पूछती है कि हाँ मामा मामी का क्या हाल है? कहते हैं वैसे ही है वो लोग। अच्छा। तो वो है। ऐसे लोग भी भाई जो ऐसे करते हैं ना, फलते नहीं है वो, जो इतना बुरा करते हैं किसी के साथ। उनकी एक बेटी हुई थी, एक बेटी हुई उनका, 10 साल के बाद उनकी कोई औलाद हुई थी। 10 साल के बाद इतना करने धरने पे उनका एक नानी ने, जब वो प्रेग्नेंट थी मेरी मामी, तो बोल दी कि तुम्हारा बेटा ही होगा, तुम देख लेना, जैसा आज तुमने मेरे साथ किया है, ये बस मेरी बद्दुआ है कि जैसा आज तुमने मेरे साथ किया वैसा ही गत तुम्हारा बेटा करेगा। ना अल्ट्रासाउंड से उनको पता चला, ना कुछ, बोल दिया कि बेटा ही होगा, और सच में बेटा हुआ। नानी का ही बेटा, देखते जाना इसका क्या हाल होगा। जब एक माँ के दिल से बद्दुआ निकली तो अब सोचो फिर उनका पैसा कमाना, सक्सेस पाना किसी काम का नहीं है। तो ये किस्सा पूरा 2001 से स्टार्ट हुआ, और जो विवेक थे उस टाइम पर मुश्किल से 4-5 साल के रहे होंगे। तो उनके जैसे जैसे वो बड़े होते रहे, उन्होंने अपने मम्मी पापा से पूछा कि क्या हुआ, हमारे इतने बुरे दिन कैसे आए, क्योंकि एक टाइम पे इनके जो दिन थे वो काफ़ी अच्छे रहे। इनके जो पापा थे तो वो मछलियों का बिजनेस किया करते थे, और जो अदर जैसे मम्मी और बहन जो थी, घर में 5 लोग थे मेनली, और नाना नानी थे। 5 जो लोग थे, 3-4 तो भाई बहन थे, मम्मी पापा थे। तो पापा मछलियों का बिजनेस करते थे, मम्मी और बहन मिलके जो खेती बाड़ी होती है वो सारा संभालते थे सीजन वाइज। तो विवेक इस टाइम पे क्या थे, सही चल रहा था घर परिवार में सब कुछ, और जिस तरीके से एक छोटा बच्चा खेलता है, खेलते रहते थे। तो क्या हुआ, इनने 2001 में 20,000 रुपये अच्छे खासे जोड़ लिए थे। और वो क्योंकि लड़के 3 थे, लड़की 1 थी, शादियों के लिए पैसा जोड़ा हुआ था। लेकिन जैसे होता है कि घर की जो भाग दौड़ होती है वो नानी के हाथ में थी उस टाइम पे, तो पैसे सारे उनके पास पकड़ा दिए, चाबी भी उन्हीं के पास थी। तो घर में जैसे आसपास के मेहमान आते रहते हैं, तो उनकी नज़र पड़ गई थी उस पैसे पे। जब वो घर वाले आए तो
एक टाइम पे ऐसा हुआ कि कहीं फंक्शन अटेंड करने जाना था, फंक्शन अटेंड करके घर पे आते हैं तो देखते हैं कि घर का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है और लगभग जितने भी पैसे हैं वो सारे चोरी हो चुके हैं। 20,000 रकम 2001 में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, आज के टाइम पे तो लोग ऐसे ही खर्च कर देते हैं। तो ये चीज़ नानी की एकदम से नज़र पड़ती कि एक 500 का नोट पड़ा हुआ उस टाइम पे। तो जब वो घर के अंदर जाती है देखती है तो भाई सारे पैसे चोरी हो चुके थे और घर में मातम का माहौल हो गया था, क्योंकि पैसे जोड़ने में बहुत वक्त लगता है। बिहार को छोड़ के पंजाब के एक टाउन में रह रहे थे, उसका नाम तो लेना ठीक नहीं रहेगा। तो इन्होंने क्या करा, पता लगाने की कोशिश की। तो उस टाइम पर जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट था इतना स्ट्रोंग नहीं था बातचीत करने में, निकालने में, 2001 की बात मैं कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहीं अपनी एक गुरुमा थी उनसे बात करी, जो इनसे घर के 50 किलोमीटर दूर रहती थी। तो उन गुरुमा ने बताया कि आपके पैसे कहीं बाहर वालों ने चोरी नहीं करे, आपके आसपास ही लोग रहते हैं, उन्होंने आपके पैसे चोरी करे हैं। तो इनके पापा कुछ टाइम पहले तक ड्रिंक करते थे, उन्होंने ड्रिंक क्विट की थी, लेकिन ये जो सदमा लगा इस चक्कर में उन्होंने फिर दोबारा ड्रिंक स्टार्ट करी। तो जब इनकी पिताजी को पता चला यार हमारे घर के आसपास वाले लोगों ने ही पैसे चोरी करे हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने घर आते हैं और उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं कि आपने हमारे पैसे चोरी करे हैं, हमें कहीं से पता चला है। तो भाई कौन एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ को कि हमने पैसे चोरी करे हैं। तो इनके पापा ने जाके पुलिस वालों में कंप्लेंट कर दी कि ऐसे ये 4 जने हैं जो हमारे रिश्ते में ही लगते हैं आसपास में, इन्होंने हमारे घर से 20,000 रुपये चुराए हैं। तो सुबह के टाइम पे कंप्लेंट की थी और शाम तक पुलिस वालों ने उन चारों लोगों को उठा लिया। तो वो लोग भी भाई शाणे थे, पैसे चोरी करे, उसी पैसे में से कुछ एडजस्ट वगैरह करके वो वापस आ गए। तो फिर इनके पापा ने आज बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और ड्रिंक करने के बाद सबको गालियाँ देनी शुरू कर दी कि तुमने हमारे पैसे चुराए हैं, मुझे मालूम पड़ गया। तो उनमें से एक इंसान था जो चाहता था कि यार इसका मैं कैसे भी मुंह बंद कर दूं। वो इंसान आके बोलता है कि अगर आपको लगता है कि हमने आपके पैसे चोरी करे हैं, हालांकि उसने चोरी कर रखे थे, लेकिन कॉन्फिडेंस से ये चीज़ बोली कि अगर आपको लगता है कि हमने आपके पैसे चोरी करे हैं तो आप प्रूफ कर दो, आप प्रूफ कर दोगे तो हम आपके पैसे दे देंगे अगर हमारे पास होंगे तो। तो इसके पापा ने बोला एक काम करना, कल सुबह ना आप मेरे साथ चलना, मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा। तो अगले दिन ये भी इंसान तैयार हो गया, क्योंकि इस इंसान को नहीं पता था ये किसी ऐसे के टच में है जो भाई देख के बता देगा कि चोरी वोरी तुमने करी है। वही 50 किलोमीटर दूर गुरु माँ के पास जाते हैं और गुरु माँ सीधा देखते ही बोल देती है इसके पापा को, विवेक के, कि तुम तो चोर को ही अपने साथ लेके आ गए। तो वो जो दूसरा बंदा था वो एकदम से ऑफेंड भी होता है, थोड़ा सा घबरा भी जाता है। तो वो दूसरा बंदा बोलता है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हमने चोरी की है, मैंने चोरी किया है। तो वो बताती है कि 3 दिन पहले जब तुम सारे जितने भी लोग थे दारू पी रहे थे, जब प्लान बना रहे थे कि हम इनके घर से पैसे उड़ाएंगे, हमें पता है पैसे कहाँ रखे हैं, तो तुमने सोचा था कि तुम बच जाओगे। तो एकदम से घबरा जाता है कि यार ये बात तो थोड़ी सीक्रेट थी कि हम ऐसे दारू पीते वक्त प्लान बना रहे थे। तो वहां पर वो इंसान बोल देता है ठीक है हमने लिए और घर जाके मैं पैसे दे दूंगा। वहां से ये लोग घर आते हैं और घर आते आते शाम हो जाती है। तो इसके पापा को लगता है कि भाई सुबह शायद ये पैसे दे देंगे। सुबह वो जो इंसान था जो साथ में गया था वो क्या करता है, अपने सारा घर का सामान बिखेर के और पुलिस कंप्लेंट विवेक के पापा के ऊपर ही डाल देता है कि इन्होंने हमारे घर के पैसे चोरी करे हैं। अच्छा। उन्हीं पर इल्जाम डाल देते हैं। अब पुलिस वालों को तो पता ही था ये केस क्या चल रहा है। पुलिस वालों ने विवेक के पापा को उठाया और उठाने के बाद लेके गए अपने साथ जेल में, वहां पे लॉकर में, और बातचीत करने के बाद उन चारों को भी बुला लिया। भाई आपका पता है किसने क्या कर रखा है, ये शरीफ सा आदमी है, अपने मछलियों का काम करता है, तुम इसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुमने पैसे लिए हैं तो दे दो। और जो दरोगा था उससे छोटे वाले कुछ बिके हुए थे, तो दरोगा को पता तो चल ही जाता है कि क्या चल रहा है। उसने साफ साफ बता दिया कि तुमने पहले भी अपने आप को छुड़वाने के लिए अंदर अंदर पैसे खिलाए थे और एक शरीफ से इंसान को तुम फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तो कोशिश करो कि अपने निपटा लो और पैसे दे दो इनके। तो वहां पर से वो इंसान जो विवेक के पापा थे वो छूट जाते हैं। तो ये जो विवेक के पापा थे ये गुरु माँ के पास जाते हैं दोबारा और उनसे बोलते हैं कि माँ मैं एक लगे हाथ ना पकड़ना चाह रहा हूँ, कि कोई मेरे सामने आके ना पकड़ा जाए कि इन्होंने हमारे पैसे लिए हैं। तो गुरु माँ बोलती है कि तुमने बताया था तुम्हारे घर के बाहर ना 500 का नोट मिला था, वो एक बार मुझे दो। तो 500 का नोट लेके कागज में बांध देती है कुछ अभिमंत्रित मंत्र करके और बोल देती है अपने घर के पेड़ के आगे ना इसे टांग देना, जो भी चोर होगा इसे लेने के लिए आएगा और लगे हाथ उसे दबोच लेना। इसके पापा घर आते रात के टाइम पे, अच्छी तरीके से इधर उधर देखते कोई नहीं है ना, पेड़ पे वो कागज टांग देते हैं। बताया था कि 10-12 घंटे के अंदर वो इंसान जो चोर होगा वो आके पैसे निकालने की कोशिश करेगा। तो इसके पापा बैठे रहते, पूरी रात जगे रहे। सुबह के जब 10 बजने वाले थे तो एकदम से देखते एक आदमी निकल के आता है और वो कागज निकालने की कोशिश करता है, कहाँ से नहीं पता, जैसा होता ना देखते ही वशीकरण हो गया, अट्रैक्ट हो गया।
तो इसके पापा पकड़ते कि अब बता, अब तू इस कागज को चुराने क्यों आया, इसमें पैसे रखे थे, तुझे कैसे पता चला। तो वो इंसान एकदम से होश में आता है कि यार ये कैसे हो गया, मतलब मैं कैसे आ गया यहाँ पर। फिर बोला कि तूने मेरे पैसे चोरी करे हैं, तुम सब मिलके पैसे दे दो वरना तुम्हारा बहुत बुरा होगा। आज रात भी इसके पापा ने बहुत ड्रिंक करी, और आज रात क्या करें, इसके पापा ने हद से ज्यादा गालियां दे दी उनको, माँ बहन की और दुनिया भर की गालियां दे दी। तो वहां से क्या हुआ भाई, वो जो 4 जने थे ना वो चिढ़ गए बुरी तरीके से कि अब नहीं छोड़ेंगे इन्हें। कि पैसे तक का मामला तो ठीक था, इन्होंने तो गाली गलौज कर दी, माँ बहन की, सारे रिश्तेदार ऐसे वैसे घेर लिए। उन चारों ने क्या करा, विवेक की मम्मी के ऊपर मारण क्रिया करवा दी, जो विवेक की मम्मी थी। अब ये कैसे पता चला भाई, इनकी मम्मी की जो एक्टिविटी थी वो पूरी तरीके से बदल गई, लेकिन जैसे होता है ना हल्ला गुल्ला होता है, कुछ होता है। इनकी मम्मी का क्या सीन था कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, बहुत ज्यादा खराब हो रही है, वॉमिटिंग आ रही है और बहुत ज्यादा वजन गिर गया। तो उस टाइम पर विवेक भी जो था, मैंने जैसे बताया 5-6 साल का था, तो वो पलती उम्र होती है जहां पर वो देख रहा है मम्मी के साथ क्या हो रहा है, और एक बच्चे के दिमाग में ये चीजें छप सी जाती है। एक बेटी थी जो सेवा कर रही थी, तो इन्हें ये तो पता चल गया था कि गुरु माँ जो है वो देख के चीजें बता सकती है, पर इस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये पता करना शुरू करते हैं कि यार 1-2 महीने निकल गए, और अब सिंपल सी चीज है, जब घर का एक इतना बड़ा सदस्य बीमार हो जाएगा तो ये चोरी चकारी से ध्यान हट जाता है कि इंसान की जिंदगी बचाओ, वो ज्यादा जरूरी है। और ये करा भी इस मकसद से आता है, इनको इस चीज में बिजी कर दो। और भाई ये चीज ना, आप ऑडियंस भी ध्यान से सुनना और आप भी ध्यान से सुनना कि यहाँ से ये जो शुरुआत हुई है कहाँ तक जाएगी। ये अपने पता करना शुरू कर दे कि यार कहीं पता करे कोई ऐसा इंसान मिले जो इस मारण क्रिया को कटवाए या फिर काट करे इस चीज के। अभी तक इन्हें ये तो पता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, किसने करा है क्या करा है ये नहीं पता, तो उनकी बस तबीयत खराब हो रही थी मेन बस चीज़। तबीयत खराब। अभी आगे वो सीन भी आएगा जिस चीज का आप वेट कर रहे हो, हल्ला गुल्ला। यहाँ पर सब कुछ शांत था, नॉर्मली जैसे होता है कि वॉमिटिंग आ रही है और कुछ ना खाने के बाद भी वॉमिटिंग आ रही है, ये सारी चीजें चल रही थी, डॉक्टर्स को दिखाया गया। तो इस चीज में भी इनके बहुत ज्यादा पैसे लग गए थे, क्योंकि आम इंसान शुरू में इन सब चीजों पर भरोसा ना करके पहले डॉक्टर के पास जाता है। अब जब पता है कि आपको कोई एक ऐसा इंसान नहीं मिल रहा जो पहले ही बता दे कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है, गुरु माँ शायद थी नहीं उनके पास, ये गए नहीं, या डिस्प्यूट हो गया। क्योंकि एक चीज आपने सुनी होगी कि कोई भी इंसान ना नाम नहीं लेता कि उसने करा है। और इसको पता चल गया था विवेक के पापा को, तो विवेक के पापा उस इंसान को डायरेक्ट ले गए थे, तो वो डिस्प्यूट वाला सीन हो गया कि इस इंसान को तुम सामने लेके आ गए। धीरे धीरे ये सारी चीजें चल रही थी, तो इसके मम्मी को अलग अलग हॉस्पिटल में लेके गए, सबने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि रिपोर्ट्स में कुछ आ नहीं रहा था। तो इन्होंने पता करना शुरू करा, तो घर से कुछ किलोमीटर दूरी पे एक इंसान बैठा हुआ था जो बताता था कि मैं सिद्धि पुरुष हूँ। जब ये वहां लेके गए ना, तब पहली बार इसकी मम्मी के अंदर की एंटिटीज बाहर निकली, और उन्होंने इस इंसान को, जो सिद्धि पुरुष इंसान था, उसको देख के हंसना शुरू कर दिया कि तू क्या कर लेगा, तू निकाल लेगा, तुझे लगता है तेरे अंदर इतनी सिद्धि है कि तू कर लेगा, सारी चीजों को निकाल देगा, हमें हमें एक दो नहीं हमें। तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा संख्या में थे वो जो वहां पर भूत प्रेत आ रखे थे, तो उस इंसान ने साफ देख के बता दिया कि भाई मैं हाथ खड़े करता हूँ, मेरे बस की नहीं है। वो एंटिटी देख के साफ साफ हंसने लग रही है, तो उसने बोला कि आपको ना फैजलकाबाद या फिर एक जगह है पंजाब में, वहां पर आप चलो, वहां पर मेरे गुरुजी हैं, उनसे मैं एक बार बात करता हूँ। तो उसी टाइम उसने शिष्य ने, उस टाइम पर भाई एसटीडी पीसीओ ये वाली सर्विसेज होती थी, तो फोन करके उससे गुरुजी से बात करी कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे से ऊंची शक्तियां आ रखी हैं और बहुत ज्यादा बिगड़ा केस है, 1-2 महीने हो चुके हैं और माता जी जाने की कगार पे है। तो जो किस्मत में लिखा था कि ये लोग बस करते हैं और बस पकड़ के सीधा उन गुरुजी के पास पहुंचते हैं। तो वहाँ गुरुजी के पास जब ये पहुंचते हैं तो गुरुजी बैठे हुए थे, वो देखते हैं कि अच्छा, अब ये जो गुरुजी थे ये एक्चुअली में गुरुजी थे। और जो सामने वाली एंटिटीज थी उनने पहले तो पहचाना नहीं कि ये का सामने बैठा कौन है। तो जैसे मम्मी आई, इनके सामने भी हंसना शुरू कर दिया कि तू क्या करेगा, तू इसका गुरु है, तू निकाल देगा, तू हटा देगा, मैं तेरे को लगता है कि तू इस तरीके से हटा देगा। तो जो गुरुजी थे बस वो एक बार ऊपर से नीचे देखते हैं और बोलते हैं कि तुम गिन के 7-8 जने हो। मतलब उस फीमेल के अंदर, विवेक की मम्मी के अंदर 7-8 एंटिटीज हैं। ये दिख जाता उन्हें ये गुरुजी साहब बता देते हैं कि तुम 7-8 हो, एक बार जरा मेरे पीछे फौज देखना। तो जब दिखी फौज, तो वहां पर सैकड़ों ऐसे मशान, भूत प्रेत, चुड़ैल जो थे उन्होंने सिद्ध कर रखे थे। उन्होंने बोला कि अब अगर मैं इन सबको तुम्हारे पीछे छोड़ दूं या तुम्हारे ऊपर छोड़ दूं तो तुम्हें पता है तुम्हारा क्या होगा। तो वहां पर जो एंटिटीज थी वो थोड़ा सा घबरा जाती है। वो बोलते कि देखो गुरुजी, हमें हम अपनी मर्जी से तो आए नहीं है, हमें छोड़ा इनके बगल वाले, इनके रिश्तेदारों ने ही है।
इनका इनका लड़ाई झगड़ा चल रहा था पैसों को लेके, हमें तो क्या करना होता है, हमें भोग दे के इनके ऊपर भेजे और मारने के लिए बोला है, मारण क्रिया की हुई है। तो गुरुजी साफ साफ बोलते कि एक काम करो, मैं इससे पहले तुम्हें कुछ हानि पहुंचाऊं, तुम खुद निकल जाओ। तो बोले कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, आप एक काम करो, आप जो अपनी तरफ से कर सकते हो कर दो, हमें निकाल दो, हम जाने को तैयार है, पर आपको पता है अगर हमें कुछ बोला गया तो हमें वो तो करना ही पड़ेगा। हमें बोला हुआ है सीधा सीधा इसकी मम्मी को खत्म करना है, लेके जाना है। तो गुरुजी ने अपनी तरफ से क्या करा, एक ताबीज बना के दे दिया। अब गुरुजी ने भी थोड़ा सा हल्के में ले लिया था इन सब चीजों को। गुरुजी ने एक ताबीज बना दिया और ताबीज देके इन्हें भेज दिया कि तुम जाओ, अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। तो जब ये बस में वापिस आ रहे थे ना, तो जो गुरुजी का शिष्य बैठा हुआ था उसकी नजर पड़ती है, वो सामने सामने देखता है इसकी मम्मी के गले से ताबीज किसी ने पकड़ा जो अदृश्य था, और ताबीज फेंका जमीन पे बस के अंदर ही। वो सिर्फ उसी को दिख रहा है। वो सिर्फ उसको दिखा क्योंकि घर वालों का ध्यान नहीं था। अब जब शिष्य बैठा था वो यही देखता ना, गुरुजी ने ऐसा क्या दिया है, दिव्य है कुछ, हमें भी ये शिक्षा एक बारी को मिलेगी। तो वो ताबीज जैसे नीचे पड़ा वो बहुत ज्यादा घबरा गया, और इसकी मम्मी जो थी, जो अभी तक बस में ऐसे बैठी थी, सीधा यूं हो गई, एक बार यूं नीचे करा और फिर शिष्य की तरफ देख के बस उसको इस तरीके से घूरना शुरू करा। तो वो समझ गया कि भाई प्रभाव बहुत है इस एंटिटी का जिसने भी ये चीज करी है। ये बोलता है भाई बस से अगले स्टॉप पे उतरो और गुरुजी को फोन करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ फिर दोबारा दिक्कत हो रही है। ये बस से उतरता है, शिष्य जो है गुरुजी को फोन करता है कि गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया, और ताबीज जो है सीधा उतर के नीचे गिर चुका है। तो ये जो गुरुजी थे वो भी समझ चुके थे, भाई दूसरी पार्टी को पता चल गया कि इन्होंने उतारा करवा लिया है। तो गुरुजी ने बोला कि एक काम करो, इनको घर तक मत पहुंचने देना, इन्हें वापस लेके आ जाओ मेरे पास। शिष्य अपनी तरफ से इन्हें वापस लेके जाता है गुरुजी के पास, और जब गुरुजी के पास लेके जाता है तो गुरुजी अब देखते हैं कि भाई अब इसके पास कम से कम 30-40 ऐसे ऐसे प्रेत आ रखे हैं जो हैं शक्तिशाली। तो गुरुजी सामने सामने बात करना शुरू करते हैं कि तुम क्या चाहते हो। तो वो बताते कि तुमने उन्हें भेज दिया, उन्होंने उठा के हमें भेज दिया, मतलब तुमने इससे पहले वाले हटा दिए, अब हमें भेज दिया। तो गुरुजी ने बोला तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ ही आओ ना, मैं तुम्हें भोग दूंगा, तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा, इतने सारे बैठे हुए हैं मेरे साथ, तुम भी हम में शामिल हो जाओ। तो वो जो एंटिटीज थी वो ये तो देख रही थी भाई जो सिद्ध गुरुजी है जो इस तरफ के हैं वो भोग देते हैं, शराब का भोग भी देते हैं, कलेजी वलेजी मीट मच्छी भी देते हैं। तो एक बारी को एंटिटीज हंस के बोलती है कि हमारा तो बहुत मन है तुम्हारे साथ आने का, लेकिन जो हमें कार्य दिया वो तो हमें करना पड़ेगा। तो गुरुजी इस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और वहाँ महादेव का एक त्रिशूल रखा था, वो त्रिशूल जमीन पे मारते ही वो जो एंटिटीज थी वो बोलना शुरू कर दिए कि हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें हटा दो, हम चले जाएंगे। गुरुजी ने क्या करा, मारण क्रिया की उस टाइम पर काट करी। उधर 3-4 दिन का हवन चला, वहीं पर पूरा परिवार रहा, और नानी जो थी वो घर पे रही, बाकी सारा वहां से मारण क्रिया पूरी साफ कर दी। लेकिन गुरुजी ने एक बात बोली थी कि एक काम करना, तुम जितनी जल्दी हो सके ना थोड़े दिनों के लिए इन रिश्तेदारों से दूर हो जाओ। क्योंकि हो क्या रहा था, लोग अक्सर सामने से चल के जाते तो उनके पैर की मिट्टी उठा ली, या कपड़े सूख रहे तो सब कपड़े उठा लिए, कुछ भी ऐसी चीज डीएनए के तौर पे ले लेते थे जिससे वो क्रिया कर देते थे। अब सिंपल सी चीज है, बाबा सिद्ध एक और कॉम्पिटिटर में 4-5 बैठे हैं, तो भाई अगर 5 तांत्रिक भी वहां से कोशिश करेंगे तो एक पे तो भारी पड़ेंगे, और ये चीज भी आगे हुई। इन्होंने क्या करा, जो सबसे बड़े वाला बेटा था, विवेक तो तीसरे नंबर पे था, सबसे बड़े वाला जो बेटा था उसका नाम हम प्रदीप रख लेते हैं। तो प्रदीप का रिश्ता देखने लगे कि यार हम एक काम करते हैं, इसकी शादी करवा देते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ से सस्पेंस कैसे बदल के आएगा। इन्होंने क्या करा, 3-4 महीने में जितनी जल्दी हो सके प्रदीप के लिए एक लड़की ढूंढनी शुरू करी, और बिहार के एक एरिया में एक लड़की मिल गई। तो इन्होंने कहा हम बिहार जाएंगे और वहीं से अपने बेटे की शादी वगैरह करवाएंगे, और वहां से अपना रह के कम से कम 3-4 महीने फिर हम पंजाब वापस आएंगे, तब तक सब कुछ शांत हो जाएगा। अब जो पड़ोसी थे उनकी नजर थी कि ये साले अच्छे से रह कैसे रहे हैं, ये अभी तक मरे क्यों नहीं, इनके घर का कभी अभी तक एक भी नहीं मरा हुआ, किसके ये टच में हैं, कैसे ये बच रहे हैं, उस उनके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी। ये क्या करते हैं, प्रदीप की शादी के लिए पहुंच जाते हैं सीधा बिहार। और जो सबसे मजे की चीज थी, जो पंजाब में जितने भी रिश्तेदार इनके रह रहे थे ना, उनकी भी बिहार में कहीं ना कहीं जान पहचान थी। तो इन्होंने क्या करा, फोन करके वहां बता दिया कि ये यहाँ से निकल गए, वहां आएंगे, तो अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इन्हें कैसे मारोगे। अब ये जो दुश्मनी है ये पंजाब से बिहार तक पहुंच गई। ये ट्रेन से बिहार उतरे हैं, और वहां पर एक रिश्तेदार पहले से ही मौके वारदात पर मौजूद था। वो आते ही सीधा प्रदीप जो सबसे बड़ा वाला लड़का है उसके कंधे में हाथ रखता है, और भाई इतने दिनों बाद आया, कैसा है, बढ़िया, ये हुआ। तो ये सारे सामान उतार रहे थे, इनका ध्यान गया नहीं। जब तक विवेक के पापा ने देखा तब तक तो उस बंदे ने इसके पर भी जो प्रदीप भाई है उसका पान खिला दिया।
अच्छा। वो पान में भाई पता नहीं क्या था क्या नहीं था। तो इसके पापा ने जैसे ही देखा वो सामने वाला तो पान खिला रहा है और वो उन्हीं का रिश्तेदार है। तो इसके पापा ने डांटा कि तुझे शर्म आनी चाहिए, इतनी मुश्किल से हमारे लाखों रुपए कट लगे हैं तेरी मम्मी के इलाज में, और गुरुजी ने बोला था कि तेरे को ये सब कुछ नहीं करना, तू भाई यहाँ पे बैठ के पान खाने लग रहा है। तो ये बताता है पापा इतने दिनों बाद आया था वो दोस्त, एकदम से सामने आ गया, उसने पान दे दिया, मैं कैसे मना कर देता, ये वो करके इनका ठीक है। अपने बिहार वाले घर में आते हैं, भव्य स्वागत होता है क्योंकि पहले अच्छा कारोबार था, सब कुछ बढ़िया था, जो बाकी रिलेटिव्स थे उन्होंने स्वागत किया। रात की शादी होती है बिहार में, लड़की पसंद करी थी, लड़की आई और लड़की से शादी वादी की। तो जब ये बारात लेके गए थे तो वहां पर पहले ऐसा होता था 2001 से लेके 2005 में कि शादियों में ना लड़की को बचा के रखते थे, क्योंकि कहा जाता है बिहार में ये भूत प्रेत के सीन बहुत होते थे पहले, की लड़की के ऊपर आ ही जाती थी आत्मा। जैसे शादी होती है पर्टिकुलरली उसी दिन। जिस दिन विदाई का टाइम होता है ना उस दिन ये कुछ ना कुछ ऐसा सीन होता ही है कि लड़की के ऊपर भूत प्रेत 2001 से 5 में मेंशन किया था, उस टाइम पे आप पता करना किसी से भी होता ही था कि बारात लेके जा रहे तो दुल्हन एकदम से पोजेस हो जाती थी कहीं ना कहीं पे। तो इन्होंने क्या करा, शादी वादी करी और बारात जो थी मतलब जैसे शादी रात को निपटी, तो वहां पर ये एक रिचुअल होता है कि आप चाहो तो दिन में विदाई कर दो या फिर अगले दिन शाम को। तो परिवार वालों ने बोला भाई हम शाम को विदाई करेंगे, थोड़ा सा वक्त हमें अपनी बच्ची के साथ गुजारने। तो सुबह सारी बारात उठती है, फ्रेश व्रेश होती है, थोड़ा घूमती फिरती है। और इस टाइम पे जो प्रदीप थे ना, जिन्होंने पान खाया था, उनका दिमाग घूम गया था। वो पता नहीं कहाँ ही रहने लगे, वो जैसे बैठे हुए हैं तो बैठे हुए हैं, किसी से बात नहीं कर रहे। इन्होंने क्या करा, वक्त गुजरा और वो जो लड़की थी, शाम होते ही विदाई के लिए 2 टेम्पो मंगाए। उस टाइम पे भाई ये टेम्पो ही चलते थे, एक में लड़का लड़की और थोड़े परिवार वालों को छोड़ा, दूसरे में बाकी लोगों को छोड़ा, और इन्होंने विदा करा बिहार के प्रदीप जो लड़के थे उनके घर की तरफ। ये जा रहे थे और एक पुलिया आई, पुलिया पे जो दुल्हन थी वो हो गई पोजेस, उसके ऊपर कोई एंटिटी आ गई पुलिया के ऊपर एग्जैक्टली, और पुलिया वहीं पे टेम्पो वम्पू सारे रुकवा दिए। और पुलिया पे क्या पूछा गया कि वो जो प्रदीप था उसे बोला भाई तुम अपनी पूछो इससे क्या हुआ है। तो वहां पर उसके ऊपर एंटिटी आ रखी थी लड़की के ऊपर, और लड़की बोलना शुरू करती है कि ऐसा है, मैं तो अपने लड्डू का भोजन लेने आई हूँ, मेरे लिए ये जितने भी लड्डू है ये तुम इसमें फेंक दो पुलिया में और मैं चला जाऊंगा। तो इनका यही था यार, अगर किसी एंटिटी से भी नॉर्मली बात हो रही है, वो साला लड्डू मांग रहा, फेंक दो लड्डू, लड्डू और आ जाएंगे। उसने क्या करा, प्रदीप ने सारे लड्डू फेंके, वो एंटिटी वहां से निकल गई। हाँ। ये हो गए नॉर्मल। अब इसका भी कनेक्शन है, ये आ जाते हैं घर, और घर पे आने के बाद मुश्किल से, जैसे बिहार वाले घर पे आए, मुश्किल से इनका 1 महीना भी मुश्किल हुआ होगा। वो जो लड़की आई थी ना बहू रानी के रूप में, भाई उसने घर में कलेश करना शुरू कर दिया कि तुम्हारे घर में इतने मेंबर है, मेरे से इतना काम नहीं होता, अच्छा। मेरे से इतने बर्तन नहीं मांजे जाते, इतना खाना कौन बनाएगा, 3-3 4-4 टाइम का कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कभी कोई रिश्तेदार आ रहा है कभी कोई रिश्तेदार जा रहा है। नई नई जब बहू आती है तो उसे देखने भी दुनिया भर के लोग आते हैं, तो कभी चाय बन रही है कभी कुछ बन रहा है, उसने इस तरीके से लड़ाई झगड़े घर में शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे लड़ाई झगड़े होते होते उसने क्या करा, एक दिन वो खाना बना रही थी और विवेक उस टाइम पे अपनी आंखों से सारी चीजें देख रहा था कि घर में आए दिन झगड़े हो रहे हैं, जबकि नई बहू रानी आई है। विवेक उस टाइम पे मुश्किल से 6-7 साल का रहा होगा। इसने देखा एक दिन जो इसकी तो भाभी लगी, भाभी जो इसकी अपने उसमें चूल्हे में खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते जैसे इसने बोला होगा भाभी कि मुझे भी 2 रोटी दे दो, उसने क्या करा, जो तवा था वो फेंक के मारा एक साइड, और वो सीधा घर के बाहर भागना शुरू करती है। तो अब विवेक को ऐसा लगा कि घर में सारे तो इधर उधर और क्या कोई है नहीं, ये अपनी भाभी के पीछे भागना शुरू करता है, भाभी क्या हुआ भाभी क्या हुआ। तो गांव के पास एक नहर थी, उसमें भाभी ने मार दी छलांग। और ये था छोटा जो विवेक था, ये हो गया बहुत ज्यादा घबरा गया कि यार भाभी ने तो छलांग मार दी, भाभी निकले ना निकले, मैं अगर छलांग मारूंगा मैं तो गया। हालांकि हल्का फुल्का तैरना आता था, मट्टी चलने वाला पानी था। इसने देखा भाभी उस साइड से निकल गई तैर के। इसने क्या करा, ये सोचा भाई यार या पार देखा जाएगा, इसने भी छलांग मार दी। इसने छलांग क्या मारी, इसने तो ये बताया भाई मुझे तो धक्का मारा किसी ने नहर में, जैसे होता ना कि कोई एंटिटी है तो खींच लेगी, इसे मारो सबसे पहले। ये भी निकल गया पार, इसने अपने गुरुजी का नाम लेते लेते ये भी पार निकल गया। जब ये पार निकला तो उस टाइम पे इसकी भाभी ने देख के बोला बड़ी हिम्मत है तुझ में। इसने अपनी भाभी का हाथ पकड़ा कि भाभी घर चलो, वो बेहोश हो गई। एक चीज जो मैं और मेंशन करना चाहता हूँ भाई, जब ये टम्पू में आ रहे थे ना, तो सारे गांव वाले पता क्या कर रहे थे, इनके ऊपर रंग और मिट्टी फेंक रहे थे दूल्हा दुल्हन के ऊपर। वैसा क्यों? ये रिचुअल ये रिचुअल है, किस चीज का है अभी आएगा। तो इसके भैया भैया सब आए, प्रदीप वगैरह देखा यार दुल्हन को क्या हो रखा है ऐसे वैसे, तो घर पे लेके आते दुल्हन को।
और दुल्हन जब घर पे आती है तो थोड़े दिनों में उसे लेके आ जाते हैं पंजाब, कि भाई वहां पे देखेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। भाई दुल्हन एक्चुअली में पोजेस थी, वो जब पुलिया से निकली थी वो तभी पोजेस हो गई थी, और एक्चुअली में वो पोजेस तभी हो गई थी जब उसके ऊपर रंग और मिट्टी फेंकी थी। सिर्फ उसी उसी से रंग से ही, रंग गिरने से। हाँ, अभी पता चलेगा आगे क्या हुआ था। ये आगे पंजाब, और पंजाब में इनके झगड़े और भी ज्यादा बढ़ गए, और ये जब वापस आए ना तो सारे रिश्तेदार खुश हो गए कि चलो अपने साथ कुछ नया लेके आए हैं एंटरटेनमेंट, अब ये नहीं पोजेस होगी तो वो तो पोजेस होगी। तो वो जो लड़की आई थी, जो बहू रानी आई थी, भाई वो आए दिन कुछ ना कुछ हरकत हो रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, घर में लड़ाई है, झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्या कर रही है घर में, जैसे कि? भाई खाना ना बनाना, लड़ाई करना, बार बार इनके आपस में लड़ाई होती थी, कभी ड्रिंक करके आ गया हस्बैंड तो बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, भाई बहनों को टाइम पे खाना ना देना, वो मम्मी की तरह कर रहे हैं कि हमारे लिए तो हमारी माँ है। वो लोग बिहार में रह गए थे इसके मम्मी पापा, ये लोग पंजाब में आ गए, तो इनकी लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। एक दिन जो प्रदीप था उसने क्या करा, अपने पापा मम्मी को फोन करा कि एक काम करो, एक बार इसे दिखवा लो कि इसके साथ मुझे कोई दिक्कत दिख रही है, क्योंकि ये रहना नहीं चाह रही। तो जिस टाइम दिखवाने की बात चल रही थी ना, उस टाइम इस लड़की ने क्या करा, वहां पे शाउट करके एकदम से बोली तुम किसी से ही दिखवा लो, मतलब जैसे एंटिटी आ जाती, किसी से भी दिखवा लो, जिससे दिखवाना दिखवा लो, मैं नहीं जाऊंगा इसके अंदर से। उस लड़की के अंदर से आवाज आई, मेल की किसी की, कि मैं नहीं जाऊंगा इसके अंदर से। ये समझ गए भाई कि इसके साथ कुछ ना कुछ कर रखा है। लेकिन इनके दिमाग में ये चल रहा था, यार पंजाब आए हमें मुश्किल से 2 दिन हुए हैं, किसने कर दिया, मतलब अभी तक तो साइड वाले भी एक्टिव नहीं हुए, तो करा किसने है। ये पहुंचते हैं अपने गुरुजी के पास, तो गुरुजी भाई ऐसी बात बता देते हैं कि ये कौन सा चैप्टर खुल गया। गुरुजी बोलते हैं भाई ये और किसी ने नहीं करा, लड़की के नाना ने ही करा है, हाँ। लड़की के नाना ने करा है। तो ये पूछते हैं लड़की के नाना ने क्यों कर दिया, तो उन्होंने बताया कि वो इस शादी के सख्त खिलाफ थे, तुम्हारा भाई प्रदीप उन्हें एक आंख पसंद नहीं है, ठीक है। और वो जो मिट्टी और रंग फेंकने वाला रिचुअल था, तो जितने भी तुम्हारे नाना के जान पहचान के आदमी थे ना, वो एक तरीके से काला जादू परफॉर्म कर रहे थे वहां पे, मिट्टी और रंग फेंक के। तो पूछा गया अब क्या करना है, तो बता दिया कि अगर मैं इसे ठीक भी कर दूंगा तो उसके नाना को भी अच्छी खासी काले जादू की विद्या है, वो फिर दोबारा इसे कर देगा। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, एक डिसीजन लिया कि भाई हम इसका उतारा करवा के और इसे हम भेज देंगे वापस, मतलब डाइवोर्स ले लेंगे, क्योंकि जब नाना नहीं चाहता रखना लड़की को, घर वालों ने तो भेज दी, कैसे ना कैसे रिश्ता भी हो गया, क्योंकि बताया था मैंने प्रदीप के बहुत जल्दबाजी में रिश्ता देखा गया था। तो नाना को पता चल गया कि भाई ये लड़की को रखने नहीं वाले, तो नाना जी को बुलाया उन्होंने बिहार से और बोल दिया हम आपकी लड़की को रख नहीं पाएंगे। तो नाना बोलता गया कि मैं अपनी लड़की को तो लेके जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। अब ये चीज़ बगल वालों को भी पता चल गई, और दुश्मन दुश्मन दोस्त हो गए कि चलो भाई हम तो थे ही साथ में, ये और हो गए। अब इन दिनों क्या हुआ ना भाई, जब ये लास्ट गुरुजी के पास होके आए थे, तो इसके बाद इन्होंने गुरुजी से थोड़ा सा मिलना कम कर दिया था। और जब ये गुरुजी के पास गए थे ना कि ऐसे ऐसे दुल्हन के साथ हो गया, तो गुरुजी भी थोड़ा नाराज हो गए थे कि तुमने मुझे शादी में नहीं बुलाया, वैसे कोई काम होता तो तुम मेरे पास आते हो, तुमने वैसे मुझे शादी में बुलाया नहीं। तो इन्होंने बोला कि इतनी जल्दीबाजी में सब कुछ हुआ, यहाँ से उतारा करके ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो गुरुजी ने बोला कोई नहीं, ये तो इसके नाना के भेजे छोटी मोटी आत्माएं, इन्हें तो मैं रख लूंगा अपने पास। तो एग्जैक्टली 16 जिन थे उस औरत के ऊपर जो उसके नाना ने भेज रखे थे कि लड़की को आप हार्म नहीं करोगे, इनका घर बर्बाद करना है आपको। तो वो क्या करा, उन सिद्ध गुरुजी ने अपने बांध के अपने पास रख लिए। ठीक है भाई, नाना जी लेके चले गए दुल्हन को, और दुल्हन को ले जाने के बाद बोल के चले गए मैं बर्बाद कर दूंगा। अब उस नाना ने क्या करा, फिर प्रदीप को टारगेट बनाया, प्रदीप के ऊपर कुछ ना कुछ होने लगा धीरे धीरे वही घर में। फिर दोबारा अब लड़का जो है वो लड़ाई करना शुरू कर रहा है, कोई ना कोई दिक्कत करना शुरू कर रहा है। तो इन्होंने फिर दोबारा किसी और से अप्रोच करा, एक चिंतपूर्णी में वहां पर एक तालाब है, तो वहां पे बताते कि अगर आपके साथ कोई दिक्कत है ना, वहां पर आप उस तालाब में नहा के आ जाओ, तो उस तालाब के अंदर जितनी भी एंटिटीज है वो बंद जाती है। किसी ने इस तरीके से बताया कि भाई आप बाबा के पास जाते हो 50-50 100-100 किलोमीटर दूर, एक बार में ले जाओ, चिंतपूर्णी के पास एक तालाब है उसमें नहला दो, सारी एंटिटीज अंदर रह जाएगी। उनमें एक एंटिटी थी जो बहुत स्ट्रांग थी, उस एंटिटी ने ये चीज सुन ली। वो एंटिटी क्या करा उसने, वो घर में ही रहेगी। बाकी सारे कितने 300 भूत थे प्रदीप के ऊपर जो उसके नाना ने छोड़े थे, वो सारे तालाब में बंध गए। और जब ये वापिस आए ना, तो आराम से बैठे थे सारे। 2 दिन तक प्रदीप बिल्कुल नॉर्मल था, सब बहुत खुश थे कि चलो भाई फाइनली सब उतर गया। तो 2 दिन बाद वो एंटिटी निकल के आती है, और सीधा जैसे होता ना सबके सामने, विवेक जो रिकॉर्डिंग में भेजा उसने बोला भाई मेरे आंसू छूट गए थे कि मेरा भाई के अंदर से कौन बात कर रहा है। तो वो एंटिटी आके बोलती है तुम्हें क्या लगा
तुम वहाँ लेके चले जाओगे, तालाब में निला दोगे, तो मैं वहीं बंद के रह जाऊंगा। बोला मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, मेरे बगल वाले मौज मस्ती करते होंगे, मैं पूरा ध्यान देता हूँ कि तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो। मैं तो यहीं रह गया था, तुम लेके चले गए 300 को बंदवाले, चिंता मत करो शाम तक 500 और आ जाएंगे। चेतावनी दे रहा पूरी। सीधा बोल दिया कि तुम चिंता मत करो 500 और आ जाएंगे। और भाई यही हुआ। शाम को क्या हुआ, प्रदीप बाहर निकला और सीधा ठेके पे गया और वहां से दारू उठाई, और दारू उठाने के बाद घर में जितनी भी रोटियां बनी थी ना 12-13 टुकड़े तोड़ के, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, सारे भूतों को खाना दे रहा था। और भाई घर वालों ने ये चीज देखी, और मम्मी पापा बिहार में थे, इनके तो पैरों तले जमीन निकल गई। तो जो छोटे वाला भाई था प्रदीप से, उसने बोला कि भाई एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्तों को बुला के लाता हूँ और इसको साले को बांधते हैं, कुर्सी से बांध के बेड़ियों से सब पूछेंगे है कौन। भाई वो जो लड़का था उसके अपने बिहार में अच्छे खासे दोस्त थे, उसने 7-8 बंदे बुला लिए और प्लान करा, पी तो रखिया, होश होगा नहीं, पकड़ के पूछेंगे ये भाई है कौन। तो क्या हुआ, जो प्रदीप था, प्रदीप ने अपने 7-8 दोस्तों को बुला लिया, कोई रस्सी लेके आ रहा है, कोई लोहे की बेड़ियां लेके आ रहा है, क्योंकि पता तो था इनके घर में कोई बहुत बड़ी चीज हो रही है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि हो एक्चुअली में रहा क्या है, कि कौन है क्या नहीं है। अब भाई ये जो सोच के आए थे ना, इनके ऊपर वो पलटवार हो गया। जैसे ये सोच रहे थे कि पी रखी होगी दबोच देंगे, ये उसके पास पहुंचे और प्रदीप के ऊपर एंटिटी आ गई। प्रदीप ने मारना शुरू करा, इधर उधर फेंक रहा है, 2 जने इधर, 3 जने उधर, 3 जने उधर, लेकिन फिर भी जैसा होता ना कि भाई कूद पड़ो सारे के सारे, और पकड़ के उसे बांध दिया बेड़ियों से। अब बेड़ियों से बांधने के बाद ये लोग बाहर आके डिस्कस कर रहे हैं कि कौन जाएगा अंदर पूछने के लिए, इतने में वो चल के आ गया, बेड़िया खोल खोल के 2 सेकंड के अंदर चल के आ गया कि हाँ बांध लिया। और वो होश में था प्रदीप उस टाइम पे, कि भाई बांध के क्या मिला मुझे, क्या कर रहे हो तुम लोग। तो बोलते हैं भाई ऐसे ऐसा सीन है। तो वो एंटिटी आके बोलने लगती है कि अगर तुम्हें लग रहा है ना तुम ऐसे मेरे बारे में पता कर लोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, किसी ऐसे इंसान को पकड़ो जो मुझे निकाल सके, क्योंकि इस बार तुम्हें बहुत बड़े बड़े धक्के मिलने वाले हैं। और ये इस चीज को समझ नहीं पाते कि धक्के क्या मिलने वाले हैं, मतलब ऐसा होने क्या वाला है कि भाई ये सारे के सारे सोच में पड़ जाते हैं। और ये जो हालत इन्होंने देखी ना, कि एंटिटी ने बोला कि मुझे निकालने वाला ढूंढो कोई, तुम ऐसे कुछ नहीं कर पाओगे, जितने भी दोस्त थे सारे भाग गए। कि भाई हमने बेड़ियों से बांधा था, 2 सेकंड में खुद चल के आ गया है। कि मतलब कितनी पावर हो गई इस बंदे में, इसने बेड़ियां खोली कैसे, जैसे ताबीज अपने आप टूटा, ये दूसरा सीन था कि बेड़िया अपने आप खुल गई, ये वाला सीन जो था। प्रदीप, वो विवेक जो है जो बता रहा है, उसने क्या करा, अपने मम्मी पापा को फोन कर दिया कि आप वापस आ जाओ, और भाई की हालत बहुत ज्यादा खराब है, और इसी तरीके से अगर चलता रहा तो हमारे घर में मौतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी तक कोई मरा नहीं है, लेकिन अब मरने शुरू हो जाएंगे। उधर से एक तो नाना का वो करा धरा, इधर से पड़ोसी करने लग रहे हैं सब कुछ। तो इन्होंने क्या करा, बातचीत करी, और भाई अब जो सस्पेंस खुला, ये बोले कि चलो गुरुजी से मिलने जाते हैं। ये गए गुरुजी से मिलने, इन्हें पता चला गुरुजी खत्म। उन्होंने ही कर दिया। अब ये देखते हैं कि उन्होंने करा नहीं करा, लेकिन इन्हें पता चलता है गुरुजी इस दुनिया में है नहीं। और सबसे ज्यादा बुरा पता किसे लगता है, विवेक को, क्योंकि विवेक जो लड़का था ना, वो उन गुरुजी के पास बहुत खेला। मतलब जैसे जाते हैं तो होता है ना कि गद्दी पे पैसे रखे हुए हैं तो पैसे उठा लिए, तो गुरुजी का भी बहुत लाड़ था कि विवेक को उन्होंने खिलाया था गोद में। तो इस टाइम पे इमोशनल हुआ कि भाई मैंने अपने नाना जी को खो दिया, या कोई बड़े थे उनको खो दिया, कि हम गए हमें मालूम ही नहीं था। तो उन्होंने क्या करा था, उनकी जो गद्दी संभाल रहा था उस टाइम पे उनका शिष्य था, और उस भाई को अभी संभालना नहीं आ रहा था कि सिद्धियां नई नई मिली है तो सबको एकदम से पावर कैसे पकड़ी जाए सिद्धियों पे। इसने क्या करा, इसने बोला कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश ही कर सकता हूँ, मेरे को लग नहीं रहा इन चीज़ों को संभाल पाऊंगा। तो भाई के ऊपर से जब उतारने की कोशिश करी तो भाई इसको भी झटके लगे, जो सामने बैठा बंदा था, क्योंकि गुरुजी की बात अलग थी और इसकी बात अलग थी। लेकिन उसने फिर भी क्या करा, भाई के लिए एक ताबीज दे दिया। ताबीज देने के बाद घर पे भेज दिया, और वो चीज इनको लगा दब गई, लेकिन उस ताबीज का कोई फर्क नहीं पड़ा। शाम होते ही वो फिर दोबारा ठेके पे गया, और ठेके से आके मम्मी पापा भी आ चुके थे, ठेके पे आके अपने पी पा के घर आया, और सारे घर का राशन पूरे ग्राउंड में जो आंगन वगैरह था उसमें फैला दिया। लो भोग लो, जितने भी आए हो सब भोग लो, वो जो एंटिटीज आई थी भोग लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो भाई, ये घर वाले डर गए कि यार हमें लग रहा था ताबीज से दब जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जैसी वो शाम कटी ना, कि इन्होंने गिव अप तो कर ही दिया था, एक परिवार के हाथ में कितना होगा कि इधर भी पूछ लिया, उधर भी पूछ लिया, यहाँ भी पूछ लिया, वहां भी पूछ लिया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट।
और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।